जय जोहार, जय हिंद। डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे 16 सितंबर का। और इसमें से इम्पोर्टेंट ये है संभव क्या है, संभव पहला चीज़। दूसरा क्या है कि मोदी जी ये ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किए हैं, ये क्या चीज़ है। साथ ही साथ जो हमारे पूर्व मुख्य प्रधानमंत्री हैं उनको कौन सा अवार्ड मिला है। तो लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग कल पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन, हाल ही में नेपाल के अंतरिम इंटरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। केपी ओली ये थे, खत्म हो गए। दूसरा, शेर बहादुर देउवा ये भी थे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन पास्ट में थे। पी के प्रचंडा बोला जाता था, प्रचंड, ठीक है। पुष्प कमल दहल ये भी नहीं। ये कौन है? सुशीला कारगी। ये कंट्री आज तक अपना क्या फिर से कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होने वाला लग रहा है। बार बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, थैंक्स टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हम लोग ने एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, भले अमेंडमेंट कर रहे हैं और सही तरीके से कर रहे हैं। लोग बैठते हैं उसके हिसाब से, भले नाराजगी होती है, भले हमको लगता है या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी को लगता है कि संविधान खतरे में है, बट उसी संविधान से 70 साल अगर जी चुके हैं तो नेक्स्ट 70 साल और जी सकते हैं। छोटा छोटा जैसे कि नेपाल, उनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रहा है। श्रीलंका, उनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। बांग्लादेश। तो आपके पास अगर खुद का स्ट्रॉन्ग पहचान नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं रहेगा कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो फॉरेन ए पावर हैं वो आपको हिला सकते हैं, झुला सकते हैं, विद्रोह हो सकता है। लेकिन हमारा क्या है कि फंडामेंटली जो है, चाहे देश जैसे भी हो, पर समस्या जितना भी हो, लेकिन आज भी संविधान के हिसाब से चलता है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में 15 सितंबर को अभियंता दिवस किस महान व्यक्तित्व के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एम विश्वेश्वरैया, ठीक है ना, मोक्ष गुंडकम, ठीक, इनके एपीजे अब्दुल कलाम जी। होमी जहांगीर भाभा को जानते हो, ठीक है, जो न्यूक्लियर फादर हैं, न्यूक्लियर एनर्जी के। विक्रम साराभाई को जानते हो, ये इसरो, है ना। अगला जो क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में सार्वजनिक निविदाताओं की निगरानी एवं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए डीएलआ नामक एआई निर्मित वर्चुअल मंत्री का नियुक्त किया है। जापान गलत, इस्टोनिया गलत, सिंगापुर गलत। ये क्या हो गया? अल्बानिया। अगला क्वेश्चन है, एम्स दिल्ली में हाल ही में रोबोटिक सहायता प्राप्त प्रक्रियाओं के प्रशिक्षण हेतु किस सर्जिकल रोबोट का उद्घाटन किया है। सोफिया नहीं, सोफिया नहीं है। पहला रोबोट बनाया था जो ह्यूमन जैसे दिखता था, सोफिया ये नहीं है। मित्र रोबोट नहीं है। एसिमो रोबोट नहीं है। ये क्या हो जाएगा? दा विंची सर्जिकल रोबोट। नेक्स्ट जो है, भारत की वर्तमान में सबसे तेज ट्रेन कौन सी है जो 160 किलोमीटर प्रति आवर्स की अधिकतम रफ्तार से चलती है। वंदे भारत पहले था। गतिमान एक्सप्रेस नहीं है, ठीक है। राजधानी नहीं है। ये क्या है? नमो भारत। तो दिल्ली से मेरठ की ओर चलेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजल पूर्वी भारत की चौथी राजधानी बनी जो रेल से जुड़ा है। किस रेलवे लाइन से यह संपर्क स्थापित किया है? ठीक है। जिरीबम इम्फाल लाइन, मणिपुर में नहीं, अभी तक मणिपुर में गया ही नहीं है। दूसरा, मेडी पत्थर गुवाहाटी लाइन, मेघालय में भी नहीं है अभी। तीसरा, धान सिटी जुब्जा लाइन, नागालैंड, यहाँ पे भी नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? बैरागी सेरांग लाइन, जो मिजोरम। तो मिजोरम तक पहुँच गया है और इस कारण फोर्थ स्टेट पहुँच गया है। अभी नॉर्थ ईस्ट में कितने स्टेट हैं? 7th स्टेट है। तो कहाँ कहाँ पे नहीं पूछा? एक तो मणिपुर, उसके बाद मेघालय और नागालैंड। बाकी 3 में असम में, असम के गुवाहाटी में, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में, अगरतला त्रिपुरा में, और अभी मिजोरम आइजॉल में पहुंच चुका है। तो जितना जल्दी हो सके हम लोग पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ पे कनेक्टिविटी हो जाएगा तो हमारे उसके जो पड़ोसी देश हैं या फिर जो साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ तक हम लोग का व्यापार बढ़ सकता है। कनेक्टिविटी क्योंकि पहला साधन है, और वहाँ पे जो सेपरेटिज्म का जो प्रॉब्लम है वो भी कम होगा। ठीक। नेक्स्ट, आईआईएम अहमदाबाद अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस भारत के बाहर
किस शहर में स्थापित कर रहा है? सिंगापुर गलत, लंदन गलत, न्यूयॉर्क गलत, ये क्या है? दुबई। कल ही तो पढ़े थे दुबई। नेक्स्ट, भारत ने अपना वि, पहला विदेश में अटल इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर किस कैंपस में उद्घाटित किया है? आईआईटी मद्रास जंजीबार कैंपस में? नहीं, गलत। आईआईएम अहमदाबाद दुबई, ये गलत। आईआईटी मुंबई सिंगापुर, ये गलत। ये क्या होगा? आईआईटी दिल्ली अबू धाबी। अबू धाबी नहीं, ये दुबई था। ठीक। नेक्स्ट, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो बहुत ज़्यादा जो चल रहा है, वो है पर्पल फेस्टिवल। ठीक है, ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? हुआ है अमेठी यूनिवर्सिटी में। और जैसे कि आपको DEI, डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन, एक डिपार्टमेंट होता था अमेरिका में, लेकिन अमेरिका में ट्रम्प साहब के आने के बाद क्या हो गया कि ये सबको डिजॉल्व किया गया है। लेकिन भारत में हम लोग आज फिर से इंक्लूजन, डिग्निटी और एम्पावरमेंट को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, जिसमें क्या है कि जैसे कि दिव्यांग लोग हैं, उनको भी इंक्लूड करना जब डेवलपमेंट की बात हो रहा है। ठीक। और वुमेंस हो गया, अलग अलग जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ है, उनको सबको इंक्लूजन कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो एनिमल्स हैं, उन लोग के लिए भी लेके एक फेस्टिवल बनाया था, जिसमें सांस्कृतिक, खेल और उद्यमिकता गतिविधियों के माध्यम से समावेशी और सशक्तिकरण का उजागर किया है। तो ये कहाँ पे हुआ है? पर्पल फेस्टिवल 2025 कहाँ पे हुआ है? अमेठी यूनिवर्सिटी में। दूसरा है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भारत के अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, PV नरसिम्हा राव कौन है? ठीक है, ये अगर बोला जाए तो ये भारत के प्रधानमंत्री थे। और जो LPG का रिफॉर्म किए थे, LPG का रिफॉर्म किए थे, इनके कार्यकाल में ही हुआ था 1991 में। ठीक। एक तरह से वो आर्किटेक्ट है, जो मॉडर्न इंडिया जो अभी मोदी जी बोलते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक के टर्म में, तो संदर्भ में, तो उनका जो पॉलिसी जो शिफ्ट किए थे, वो कौन किए थे? PV नरसिम्हा 1991 में। तो उनके नाम पे एक पुरस्कार है। तो उसके लिए जो इस बार जो पुरस्कार जो मिला है, किसको मिला है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला है। और जब PV नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, तब ये वहाँ पे उस टाइम में क्या थे? वित्त मंत्री थे। तो ये बहुत ही इंटेलेक्ट पीपल हैं, जैसे कि कोलंबिया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स किया, फिर दिल्ली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी किया, फिर भारत सरकार के एज इकोनॉमिक एडवाइज़र के रूप में निभाया, फिर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र रहे फाइनेंस मिनिस्ट्री में, फिर प्लानिंग कमीशन के मेंबर रहे, फिर RBI के गवर्नर भी रहे हैं, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रहे, फिर उसके बाद प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन बने, फिर जो जेनेवा में जो साउथ कमीशन है, सेक्रेटरीट में रहे, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का इकोनॉमिक जो अफेयर के एडवाइज़र बने, फिर 1991 में उनको राज्यसभा में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन अपॉइंटेड हुए। उसके बाद 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं। उसके बाद 1998 से 1990 लीडर ऑफ अपोजिशन बनते हैं। और उसके बाद 2014 से 4 से लेकर 2014 तक हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं। तो एक शानदार करियर है इनका भी। दूसरा, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, मोदी जी हैं, और अभी बहुत दिनों के बाद कहाँ गए? मणिपुर गए। अब वहाँ पे पीस की बात की, प्रॉस्पेरिटी की बात की, और लगभग लगभग 7,300, ठीक है, करोड़ का विकास कार्यों का आधारशिला रखा, ढांचा रखा, और कनेक्टिविटी और कल्याणकारी योजनाओं के लिए बात की। और साथ ही साथ उन्होंने जो नॉर्थ ईस्ट को, भारत के जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभा रहे हैं, उसकी बात की। और ये जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, वो PV नरसिम्हा राव 1991 के टाइम में वो स्टार्ट किया था। क्या चीज़? लुक ईस्ट पॉलिसी स्टार्ट किया था। अब आज देखो, वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न स्टेट को एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाने की बात किया गया है। और हम लोग देखेंगे, अगर मणिपुर और नागालैंड से अगर देखेंगे, तो वहाँ से एक हम लोग का रूट भी है, ट्राइलेटरल हाईवे है, जो कि म्यांमार, थाईलैंड तक पहुँचता है डायरेक्टली। ठीक, ये पता रहना चाहिए। नेक्स्ट, अभी जैसे कि दुनिया में बोल रहे हैं कि भारत का खुद का क्या होना चाहिए? डिजिटल मीडिया होना चाहिए।
डिजिटल सॉवरेनिटी बहुत ज़रूरी है। तो अभी भारतीय सेना में कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में जो संचार व्यवस्था जो किए थे वो स्वदेशी टेक्नोलॉजी जो है ना संभव सिस्टम से किए थे। मतलब हमारे पास अभी अपनी कम्युनिकेशन सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरी तरह से अमेरिकन सिस्टम में निर्भर है, स्पेशली हम लोग का डिफेंस का। नेक्स्ट अगर हम लोग देखा जाए तो भारतीय सेना ने व्योम प्रहार अभ्यास किया है, जिसमें क्या है कि सटीक तरीके से ड्रोन का कैसे करके यूज़ करें, कैसे करके हम लोग अभ्यास करेंगे और कैसे करके यूज़ करेंगे, उसके ऊपर था। अगला जो न्यूज़ है, भारत ने जो फिलिस्तीन के मुद्दे पर शांतिपूर्ण समाधान के लिए दो राष्ट्र समाधान का समर्थन करते हुए यूएन जनरल असेंबली में प्रस्ताव पर पक्ष लिया। तो अब क्या होता है कि अलग अलग जो देश के बीच जो लड़ाई होता है, तो वहाँ पे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सुलझाने की कोशिश करता है। वो कौन सा है? सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन जिसको माना जाता है वो कौन है? संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन में एक जो होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होता है और एक यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होता है। तो सिक्योरिटी काउंसिलिंग में क्या होता है कि जो एक्चुअली ग्राउंड में जाके जो कौन युद्ध में पार्टिसिपेट करना है कि नहीं, कैसे करके हम लोग मैनेज करना है, वो रहता है। और जनरल असेंबली में क्या होता है कि कोई भी मुद्दा आता है तो उसमें बातचीत होता है, उसमें लोग अपना पक्ष रहते हैं। तो जो समाधान होगा फिलिस्तीन और इसराइल का फैसला कैसे होगा, तो उसमें जो है एक है दो स्टेट सॉल्यूशन, दो स्टेट बना दिया जाए। ठीक है, तो ये है दो स्टेट बना दिया जाए। तो ये जो सॉल्यूशन है उसमें भारत भी पक्ष रखा है। तो ये बहुत पुराना ये है और यूनाइटेड नेशन का देखा जा रहा है कि किस टाइप से उसका जो वर्क है, उसको हम लोग को देखना भी चाहिए। ठीक, ये दो स्टेट के जो फैसला है, क्योंकि इजराइल धीरे धीरे जो फ़लस्तीन का जो जगह था उसको एरिया को धीरे धीरे कब्जा करते हुए जा रहा है। नेक्स्ट जो हमारे जो पंडुलिपि हैं, जितने भी पंडुलिपि हैं, जिसमें क्या है कि हम लोग का जो पास्ट इतिहास है उसको लिख के रखा गया है, उसको संरक्षण करने की बात की गई है। और दूसरा संरक्षण करने के बाद क्या है, उसको डिजिटलाइज कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ज्ञान भारतम पोर्टल का लॉन्च किया है, ज्ञान भारतम मिशन के अनुसार, जिसके अनुसार क्या होगा कि जितने भी हम लोग के पास्ट में लिखे हुए कोई पंडुलिपि होंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, डिजिटलाइज करेंगे। दूसरा एक है कि हम लोग ने जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 250 गीगावाट जो है जो है उसको नॉन गैर जीवाश्म ऊर्जा की क्षमता को हासिल कर लिया है। मतलब जो ये नॉन जो नॉन फॉसिल फ्यूल का मतलब ये होता है कि जैसे सौर ऊर्जा, विंड ऊर्जा, उसके थ्रू जिसके कारण जो पॉल्यूशन कम होता है। ठीक है ना, कोल बेस होता है तो वो पॉल्यूशन करता है। तो उसमें जो है कि हम लोग का जो 250 गीगावाट हम लोग ने हासिल कर लिया है। और 2030 तक हम लोग का जो है टारगेट कितना है, 500 गीगावाट, मतलब जस्ट दुगुना। तो हम लोग सोचो कि दुनिया में G20 कंट्री के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग जो कन्वेंशनल जो है एनर्जी है, तो उसको शिफ्ट करके जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है या नॉन फॉसिल फ्यूल जो एनर्जी है उसमें हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं और उसमें अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। अब आज के लिए जो क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्ट रीजन in the context of Act East policy. How can it act as a bridge for strengthening connectivity, trade, cultural tie with Southeast Asia? भारत की एक्ट ईस्ट नीति के संदर्भ में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के महत्व पर चर्चा कीजिए। यह क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संपर्क, व्यापार, सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने हेतु इस प्रकार एक सेतु की भूमिका निभा सकता है। आप लिख सकते हैं और डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल में भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारे हमसे ऐप से जुड़ने के लिए स्कैन कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो, आप युवा इंक्वायरी हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।